तो नए पेज पे हेडिंग इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ये लिख के कॉपी एक बार के लिए बंद कर लो, बहुत सारा बात है जो पहले समझ लो, फिर मैं एक एक पॉइंट लिखवा दूंगा। देखो, अगर किसी प्लेन पेज में हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें तो वो पेज कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में। और इसीलिए बोला जाता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर सिमिलरली ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। लेकिन इमेजिन करो, ये तो 2 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल कि अगर आपके पास में कोई प्लेन सरफेस है तो वहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन बना लो, एक ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल और एक ग्राउंड से वर्टिकल। तो आपका जो प्लेन सरफेस है वो 4 पार्ट में टुकड़ा हो जाएगा और 4 टुकड़े को अपन बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर स्पेस में कहीं पर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए तो सिर्फ ये 2 लाइन बनाने से आपका काम नहीं होगा। ये तब तक ठीक है जब तक आप कोई सरफेस पे बात कर रहे हैं, लेकिन द मोमेंट यू कम टू स्पेस आपको हमेशा 3 लाइन का रेफरेंस चाहिए हो। ठीक है, 3 लाइन अपन मान के चलते हैं कि एक तो एक्स एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस रहता है और एक नया एक्सिस आता है जिसको अपन कहते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। मान लो कि ये मेरा हाथ, ये है स्पेस के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम। ध्यान देना, ये वाला उंगली सपोज करो कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उंगली रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, और ये जो पेन है ऊपर की तरफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको जेड एक्सिस बनाने का मन है इन दोनों के साथ में, तो आपका जेड एक्सिस ऐसा हो बाहर की तरफ, मतलब एक डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा और सिमिलरली जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है वैसे ये पीछे भी जा रहा हो, अंदर की तरफ भी जा रहा हो और ये एक लंबा सा लाइन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ देखो, स्पेस के अंदर में जब कभी भी आप क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना चाहते हो तो हमेशा आपको इस टाइप का क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना होगा। ये उंगली आगे की तरफ जा रहा है, सपोज करो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो इसका उल्टा यहाँ जो एक्सटेंशन होगा इसको अपन कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। फिर जैसे ये उंगली है आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, पीछे की तरफ ये अगर एक्सटेंड करोगे तो इसको कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। ऊपर की तरफ ये है जेड और नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ जेड। बात समझ में आया? जैसे ये 2 लाइन बनाने के बाद में ये पेज कितने टुकड़ों में बट रहा था? 4। अब सोचो कि ये जो रूम है, अगर मैं मानूं कि ये सारा लाइन बनाया हुआ है, आगे भी पीछे भी, वो भी आगे पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये रूम कितने टुकड़ों में टूट रहा होगा? 8। ठीक है, इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आएगा। एक सपोज करो कि ये वाला उंगली और ये वाला उंगली और ये वाला, इससे ये ऊपर वाला एक हिस्सा आएगा जिसमें मेरे हिसाब से सारा फैन कवर हो रहा है, ऊपर की तरफ फैन आ रहा होगा, लाइट आ रहा होगा, एक पीस वैसा कटेगा। फिर एक पीस ना इस साइड का ऊपर का ऐसा कटेगा जिसमें ये पिलर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली पिलर कंप्लीटली नहीं आएगा, पिलर का बस यहाँ तक का हिस्सा आएगा, एसी पूरा आ जाएगा वो वाले टुकड़े में। ठीक है, फिर एक जो इस तरफ ये ऊपर वाले में पंखा आ रहा था, नीचे वाले में यहाँ का सारा स्टूडेंट्स आ जाएगा, उसी के करस्पॉन्डिंग जो नीचे है। फिर इस तरफ जिस तरफ ऊपर आपकी एसी आ रहा था उसके नीचे आप लोग सबके सब आ जाओगे। फिर इस साइड देखो, अगर इस साइड का ऊपर सोचे तो ये रूल्स टू बी फॉलोड इन क्लासरूम आएगा, इसका ऊपर वाला हिस्सा, उसके नीचे वाले में ये स्विच बोर्ड आ जाएगा, फिर इसके ऊपर वाले में मेरा मुंडी आ जाएगा और नीचे वाले में बाकी हाफ आ जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा जो रूम है ये 8 टुकड़ों में टूटेगा। यहाँ पे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोल रहे थे, वहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 यूज होता है, लेकिन वो इतना प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 4 ही और साइन कन्वेंशन ईजिली याद रह जाता है कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन 8 का जो साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा दिक्कत देगा आपको, दर्द होगा बहुत, इसीलिए वहाँ साइन कन्वेंशन अलग तरीके से याद रखेंगे। ध्यान से सोचने का ट्राई करना। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। कोई आदमी पंखा पे चढ़ना चाहे तो उसका सारा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, सोच के देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ऊपर चढ़ेगा पॉजिटिव। क्लियर है? कोई लेकिन बेंच पे अगर बैठना चाहे तो उसका क्या नेगेटिव होगा? इमेजिन करो, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, बट नेगेटिव जेड। अच्छा, नेगेटिव जेड क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं एक चीज सोचूं, यदि ये पॉजिटिव एक्स है तो मैं इसको एक्स बोलूंगा और इसके ऑपोजिट वाले को एक्स डैश बोलूंगा, वो कन्वेंशन भी पुराना ही है अपने लिए। फिर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई मेरे लिए वाई है, बट पीछे की तरफ ये मेरे लिए हो जाएगा वाई डैश, ऊपर की तरफ जेड है, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? जेड डैश। तो जो आदमी एक्स, वाई और जेड डैश की तरफ गया उसका जेड नेगेटिव हो गया। मतलब जब भी आप कोई भी चीज के डैश की तरफ ट्रेवल करोगे तो वो कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
तो अगर आपका सारा चीज पॉजिटिव है तो अपन ये नहीं कहेंगे कि आप फर्स्ट ऑक्टेंट में है। और ऐसे भी हाँ, एक चीज और, जैसे यहाँ पे 4 पार्ट हो रहा था तो क्वाड्रेंट कह रहे थे, यहाँ 8 पार्ट हो रहा तो ऑक्टेंट बोलते हैं इसको। क्लियर है? और यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, ये सब बात नहीं चलता है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि देखो वो है 0 या ओरिजिन का O बोलो, O X Y Z में, अगर सब पॉजिटिव है। किसी का अगर मान लो कि सिर्फ Z वाला हिस्सा नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो उस ऑक्टेंट में है जिसका नाम होगा O X Y Z डैश। किसी का अगर Y नेगेटिव है खाली, बाकी सब पॉजिटिव है, तो अपन कहेंगे कि वो कौन सा ऑक्टेंट में होना चाहिए, O X Y डैश Z। जो चीज नेगेटिव है वो डैश की तरफ रहा हो। किसी का मानो तीनों नेगेटिव है तो क्या बोलोगे, O X डैश Y डैश Z डैश। और ऐसे करके आप गिनती करते हैं कि 8 ऑक्टेंट बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहली सबको पॉजिटिव रखो, क्या होगा सोचो, O X Y Z, फिर एक एक करके नेगेटिव देना स्टार्ट करो, तो O X डैश Y Z, O X Y डैश Z, O X Y Z डैश, फिर दो करके डैश दो इस बार, क्या होगा सोचो, O X डैश Y डैश Z, फिर क्या होगा, O X Y Z डैश, O X Y डैश Z डैश, और लास्ट में क्या होगा, O X डैश Y डैश Z डैश। ऐसा करके टोटल 8 ऑक्टेंट जो आपके काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक ही चीज याद रखना कि जब कभी भी कोई पॉइंट को लेके आपके मन में चिंता हो कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में जाएगा, आप खाली ये चीज देखो कि जो लोग पॉजिटिव है उनको डायरेक्टली वो चीज देना है। किसी का X पॉजिटिव तो X देना है उसको, किसी का Y पॉजिटिव तो Y देना है उसको, और Z पॉजिटिव है तो Z देना है। जो भी मतलब कि कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव हो जाए उससे रिलेटेड बस आप क्या लगा दोगे, डैश। कोई पॉइंट है सपोज करो कि 1 2 -3, ये कौन से ऑक्टेंट में रहा होगा, O X Y Z डैश, क्योंकि -3 था। कोई पॉइंट है सपोज करो -1 2 3, कौन से ऑक्टेंट में होगा ये, O X डैश Y Z। किसी का -1 -2 है, क्या बोलोगे, O X डैश Y डैश Z। ठीक है, -1 2 -3, क्या बोलोगे, O X डैश Y Z डैश। समझ में आया? अब ये तो था ऑक्टेंट का अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा एक दो खास बात, जैसे अपन जब भी प्लेन में पॉइंट प्लॉट करते थे तो अपना पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसा होता था, 1, 2 या 3, 4, ये X, Y जनरल फॉर्मेट कह सकते हैं, क्योंकि अपन सिर्फ 2 ही मतलब एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन अब जब 3 डायमेंशन में बात होगा तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में 3 बात होगा, एक होगा X का बात, एक होगा Y का बात, और एक होगा Z का बात। तो मतलब 3 डायमेंशन में अपना सारा पॉइंट देखने में कैसा होगा, X, Y, Z के जैसा। जैसे 2 डायमेंशन में सारा पॉइंट देखने में कैसा था, सिर्फ X और Y के जैसा था। 3 डायमेंशन में होगा X, Y और Z के जैसा। इसके अलावा बहुत सारा फॉर्मूला है जो सेम ही है। जैसे 2 डायमेंशन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलते थे आप लोग, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 डायमेंशन में बस Z वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। जैसे 2 डायमेंशन में सेक्शन फॉर्मूला सोचते थे तो क्या आता था मन में, x = mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर y = my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, z = mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। खाली इसमें होगा कि थर्ड कोऑर्डिनेट भी एक ठो आ जाएगा। फिर जैसे 2 डायमेंशन में मिड पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग था कि कोई भी 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, इस बार z भी आएगा, z1 प्लस z2 बाई 2। बात आया समझो? मैंने 3 डायमेंशन में 3 मतलब कोऑर्डिनेट होगा आपके पॉइंट के पास में, तो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा उसमें x का कोऑर्डिनेट भी रहेगा, y का भी रहेगा और z का भी रहेगा। और जैसे आप x और y का निकाल रहे हैं z का भी वैसे निकालना है आपको। क्या यहाँ तक हर चीज समझ में आया? अब इसके अलावा एक दो थोड़ा सा खतरनाक बात है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। सपोज करो कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एकदम ध्यान से सोचिएगा। और मान लो कि मैं यहाँ कोई पॉइंट पे हूँ, रैंडमली मैं इसको बोलूँगा कि इसका नाम है XYZ। क्या नाम है बताऊँ? XYZ। अब ना इमेजिन करो कि इस पॉइंट से अगर मैं x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचना, इमेजिनेशन का काम है। यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या नाम है इसका बताऊँ? XYZ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस पे। अगर इसका कोऑर्डिनेट्स था XYZ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जहाँ पे परपेंडिकुलर x एक्सिस को मीट कर रहा होगा? ये कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस पे है, तो इसका x जिंदा होगा।
y जिंदा नहीं रहेगा, z जिंदा नहीं रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट था और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? सोच के देखो। देखो मैं एक और चीज एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, उससे शायद ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि यहाँ पहुंचना है आप, इसका नाम क्या था? एक्स वाई जेड। तो क्या करोगे आप? पहले x, फिर y के डायरेक्शन और फिर z ऊपर की तरफ, तो आप पहुंच गए यहाँ पे। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप कर रहे हो तो जितना यहाँ ट्रेवल किए तो वहां जाने के लिए वहीं तो परपेंडिकुलर मिलेगा इस। तो x एक्सिस वाला पॉइंट क्या होगा? सेम, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए उसका? आराम से कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? शांत, बाहर आओ, इसको पकड़ो एक बार, ध्यान से पकड़ना एकदम ऐसे। एक पेन दो तो लगाओ। ध्यान से इमेजिन करना, एक ही बार ट्राई करेंगे समझने का। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके रेस्पेक्ट में मैं यहां पहुंचना चाहता हूं। पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? x, y और z, ये तो तरीका हो गया पहुंचने का। अब मैं ना इस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि सीधा यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा। तो ये जो परपेंडिकुलर का फुट है ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को मीट कर रहा होगा, कर रहा होगा। अब मेरा सवाल आपसे है कि इस फुट का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा कि अलग अलग होगा? बस वही बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को सोच के बताओ कि इस फुट का कोऑर्डिनेट होगा क्या एक्चुअली, ये वाले पॉइंट का? बैठ जाओ, क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, इसीलिए। अब यदि इस फुट का कोऑर्डिनेट है x 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट है x y z, मेरा सवाल आपसे है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा? लगा दो, सोचो क्या होगा? रूट ओवर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि x सेम था। दूसरा y माइनस 0 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर। तीसरा z माइनस 0 का होल स्क्वायर तो z स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आया? x वाला हिस्सा कट ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे स्टेटमेंट आता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, जो हम लोग इमेजिन कर रहे थे हवा में, यहां वाला पॉइंट, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस भी तो यही रहा होगा, क्योंकि यही परपेंडिकुलर था। तो जो इसका लेंथ आया होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट का जो 3 डायमेंशन में है, अगर आप चाहते हैं कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालें तो इसका मतलब है रूट ओवर y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको डिस्टेंस चाहिए y एक्सिस से तो x का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर ऊपर रूट चढ़ा दो। आपको डिस्टेंस चाहिए z एक्सिस से तो क्या होगा? x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, z को गायब कर दो। क्या ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? नेक्स्ट एक और थॉट है कि अगर आप किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी प्लेन से चाहते हैं, मतलब जैसे इसका डिस्टेंस मैं पहले किससे पूछ रहा था? x एक्सिस से। इस बार मैं पूछ रहा हूं कि इसका डिस्टेंस ये xy वाले प्लेन से क्या होगा, क्योंकि x और y मिला के कोई एक सरफेस क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पे। अब मैं पूछ रहा हूं कि सरफेस से डिस्टेंस कितना होगा, वो सोचो, सोच के देखो। यहाँ जाते समय अपन कैसा रास्ता फॉलो कर रहे थे? पहले x पे चले और फिर y पे चले और फिर किधर चले? z पे चले। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ से z पे चलते समय जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, क्या आपको लगता है कि वही उसका डिस्टेंस होगा इस सरफेस? बात समझ में आ रहा है? z कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। दोहराता हूं, ध्यान से सुन। अपन चर्चा कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ सरफेस से। यहां पे सरफेस एक्स वाई सरफेस हो सकता है कि वो सरफेस एक्स जेड सरफेस हो ऐसा, और हो सकता है कि वो सरफेस वाई जेड सरफेस हो ऐसा। सरफेस से डिस्टेंस का बात चल रहा है। अब सोचो यहां से यहां जाने के लिए आपने रास्ता कैसा फॉलो किया था? आप पहले गए थे एक्स के तरफ, पहले गए थे एक्स के तरफ, फिर गए थे वाई के तरफ और फिर गए थे जेड के तरफ। तो यहां पहुंचने के लिए यही था परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप। तो जितना आप जेड में ट्रेवल किए होंगे वही आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। बात आया समझ? अब ना यहाँ पे एक कैच है कि अगर मैं ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा हूं फिर तो ये लॉजिक एकदम सही बैठेगा, लेकिन अगर सपोज करो कि मैं यहाँ गया और नीचे चला गया, उस केस में z कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिस्टेंस। तो नेगेटिव कैसे मान सकते हैं? तो इसीलिए आंसर होता है कि मॉडुलस लगा देंगे हम लोग। मतलब अगर आपको डिस्टेंस चाहिए एक्स वाई प्लेन से तो z कोऑर्डिनेट का मॉडुलस वैल्यू।
अगर आपको डिस्टेंस चाहिए एक्स जेड प्लेन से तो वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस वैल्यू, और अगर आपको डिस्टेंस चाहिए वाई जेड प्लेन से तो एक्स कोऑर्डिनेट का मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस लगाने के पीछे एक ही चक्कर है, वो चक्कर ये है कि कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए अपन चाहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव में डील करें। क्या यहां तक बात समझ में आया? ये था 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभिज्ञान अच्छा समझ में आया है ना? हाँ ध्यान लगा देगा। इसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्लियर है। सेक्शन में वापस से 2 आएगा, एक आएगा इंटरनल डिवीजन और एक आएगा एक्सटर्नल डिवीजन। और एक आखिरी चीज, जैसे मान लो कि 2 डायमेंशन में कोई ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट्स है a x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3। क्या आपको इसकी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मालूम होता था? सेंट्रॉइड मतलब मीडियन का मीटिंग पॉइंट, और ना कुछ ऐसा पढ़ाया गया होगा कभी, g x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, अब 3 डायमेंशन में क्या होगा कि सबके पास में 3 पॉइंट होगा, मतलब 3 कोऑर्डिनेट होगा, तो इसमें एक z भी आ जाएगा बस। तो यहाँ आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये तीनों मिला के होगा आपके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है सारा चीज? इतना ही था थ्योरी इसका, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। लिखो, in 3 dimension we use 3 mutually perpendicular lines. In 3 dimension we use 3 mutually perpendicular lines as reference axis, represented by XOX dash, comma YOY dash, comma XO मतलब ये ओरिजिन वाला बात होगी, जैसे X के तरफ से आप आए फिर ओरिजिन हिट किया फिर पीछे चले गए, तो XOX dash। मतलब ये लिखते समय आपको ऐसे लिखना है, देखो X और सारा कैपिटल में लेना, OX डैश, फिर YOY डैश और नेक्स्ट होगा ZOZ डैश। नीचे लिखो, दे डिवाइड द होल 3D space into 8 parts known as octants, given by लिखना OXYZ, comma OX dash YZ, comma OYZ, comma OXY dash Z, comma OXYZ dash, comma OX dash Y dash Z, comma OX dash Y Z dash, comma OX Y dash Z dash, comma OX dash Y dash Z dash, फुल स्टॉप। गिन लो तो 8 हुआ कि नहीं? हो गया। नेक्स्ट लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नीचे लिखो, नंबर 1, इफ P ब्रैकेट के अंदर में x1, y1, z1। अच्छा एक बार बोर्ड पर देखो, जब कभी भी पॉइंट का नाम होगा या कोई एक्सिस का नाम होगा तब हमेशा कैपिटल लेटर का नोटेशन यूज करना, ठीक है। और जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा तो हमेशा स्मॉल लेटर। मैं जैसे बोलूं कि A इज अ पॉइंट तो आपको समझना है कैपिटल A का बात चल रहा है, ठीक है। और A के अंदर बोलूं कि कोऑर्डिनेट है A का ABC तो आप ऑटोमेटिकली लिखेंगे ABC। ये हमेशा याद रखना, ये मैथमेटिक्स का कॉमन नोटेशन है, ठीक है। आगे लिखो, इफ P x1 y1 z1 एंड Q x2, y2, z2 are 2 points in 3 dimension, then
देन नीचे लिखो पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये रहेगा, बोर्ड पे लिखा हुआ देख लो, छोड़ दो, ये लिख लो पहले, बाद में कवर कर देना। हो गया, नेक्स्ट लिखो। हाँ नेक्स्ट पॉइंट का नाम दे दो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इन 3D, सेक्शन फॉर्मूला इन 3D। एक बार बोर्ड पर देखो, देखो यहां पे क्या होगा, ये कोई पॉइंट रहेगा P x1 y1 z1 और कोई पॉइंट रहेगा Q x2 y2 z2, और ये बना रहे हैं अपन 3 डायमेंशन में, इसीलिए पॉइंट के पास में कितना कोऑर्डिनेट है 3। अब इसके बीच में कोई अगर डिवाइडिंग पॉइंट अपन रखेंगे कि r x, y, z सच दैट PR डिवाइडेड बाय RQ इज इक्वल टू m बाई n, तो ये हो जाएगा m/n, ठीक है। और अगर R सच्ची में बीच में है तो ये केस बनेगा किसका, इंटरनल डिवीजन का। और यहाँ पे आपके लिए सेट ऑफ फॉर्मूलाज होगा कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और लास्ट वाला z इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसको कॉपी करो। हाँ, बीच में अगर सच में हुआ तो इंटरनल डिवीजन, और बाहर होने से एक्सटर्नल होता है। लेकिन एक्सटर्नल के टाइम पे भी अपन डायग्राम तो यही वाला बनाते हैं, खाली रेशियो का m/-n ले लेते हैं, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सेक्शन फॉर्मूला लिख के नीचे एक और हेडिंग लगा लेना, इंटरनल डिवीजन, और फिर ये एज इट इज कॉपी कर लो। हो गया। नेक्स्ट इसके नीचे हेडिंग लगाओ स्पेशल केस, वो उसके बाद पहले लिखो स्पेशल केस, ब्रैकेट में लिखो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में ना दोबारा से यही डायग्राम बनाना, इस बार m/n की जगह पे आ जाएगा 1:1, और फॉर्मूला आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। x is equal to x1 plus x2 by 2, y is equal to y1 plus y2 by 2, and z is equal to z1 plus z2 by 2। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इसके अंदर में एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें m/-n लगा लेना, एक्सटर्नल डिवीजन, और फिर सारा फॉर्मूला में हर जगह बस माइनस माइनस चेंज हो जाएगा। देखो नेक्स्ट लिखो, ये नया पॉइंट होगा, ठीक है। इसमें लिखो इफ P ब्रैकेट के अंदर में x, y, z is a point in 3D, is a point in 3D, then its distance from नीचे लिखो रोमन वन में लिखना x एक्सिस इज इक्वल टू रूट ओवर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दोनों स्मॉल, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। रोमन 2 y एक्सिस, इसमें लिखो रूट ओवर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नेक्स्ट z एक्सिस, इसमें लिखना रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट लिखो नंबर 4, फ्रॉम xy प्लेन इज इक्वल टू लिखना मॉड z मतलब स्मॉल z होगा। xy प्लेन में आप लोग कैपिटल ले लेना, xy प्लेन
इज इक्वल टू मॉड स्मॉल z, जो कोऑर्डिनेट था। इसके नीचे लिखो yz प्लेन इज इक्वल टू मॉड x एंड zx प्लेन इज इक्वल टू मॉड y। अच्छा, एक बार मेरी तरफ देखो, xy प्लेन को ना कई बार z प्लेन भी बोला जाता है, ठीक है, ये नाम भी याद रखना। मतलब जहाँ पे xy प्लेन लिखा हुआ है ऐसे स्लैश देके लिखो z प्लेन, जहाँ पे yz प्लेन है वहाँ स्लैश देके लिखना x प्लेन। xy प्लेन का मतलब दूसरा नाम है एक z प्लेन, फिर yz प्लेन का नाम होगा x प्लेन और xz प्लेन का नाम होगा y प्लेन। सिर्फ नाम है और कोई खास बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये नया पॉइंट होगा आप लोगों के लिए, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू, देखो p ब्रैकेट के अंदर में x, 0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू p 0, y, 0, y, 0, x में x 0, 0, y में 0, y 0, एंड लिखो एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस इज इक्वल टू p 0, 0, z। फिर नया एक और पॉइंट लिखो, एनी पॉइंट ऑन xy प्लेन, एनी पॉइंट ऑन xy प्लेन इज इक्वल टू p x, y, 0। फिर नेक्स्ट लिखो एनी पॉइंट ऑन yz प्लेन इज इक्वल टू 0, y, z। एनी पॉइंट ऑन yz प्लेन इज इक्वल टू p 0, y, z, एंड एनी पॉइंट ऑन xz प्लेन इज इक्वल टू p x, 0, z, फुल स्टॉप। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम बनाओ कि अगर एक ट्राइंगल है जिसका 3 वर्टेक्स है, a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 z3, तो इसके कोई एक सेंट्रॉइड यहाँ बीच में रहा होगा, g इसका नाम है सेंट्रॉइड, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। हो गया सबका? अच्छा, नेक्स्ट मेरी तरफ देखो एक बार, x एक्सिस का इक्वेशन क्या था? x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन, ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि x एक्सिस पे हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, फिर y एक्सिस पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। अब सिमिलरली एक बात सोचो, अगर xy प्लेन का अपन बात करें, ठीक है, तो xy प्लेन को ही क्या बोला जाता है? z प्लेन। मतलब जो दोनों एक्सिस यूज होगा उसके ऑपोजिट वाला लेटर यूज होगा। अगर xy प्लेन बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? z प्लेन। अगर yz प्लेन का बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको? x प्लेन। और अगर xz प्लेन का बात चल रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? y प्लेन। ठीक है, अब ध्यान से एक बात सोचो, xy प्लेन का अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं तो क्या बोलोगे? z इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप xy प्लेन पे रहना चाहते हैं तो आप सिर्फ ऐसे और ऐसे ट्रेवल करेंगे, कभी ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे आप। सिमिलरली अगर आप yz प्लेन पे रहना चाहते हैं तो आप सिर्फ ऐसे और ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। सिमिलरली xz प्लेन में क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। लिखो इस बात को, देखो इक्वेशन ऑफ लिखना xy प्लेन स्लैश xy प्लेन का दूसरा नाम z प्लेन स्लैश z प्लेन इज इक्वल टू z इक्वल टू 0। ये गलत लिखा है, x प्लेन नहीं है वो, z प्लेन है। ध्यान से सुन बात को, क्या बोल रहा हूँ, z प्लेन लिखो इक्वल टू z इक्वल टू 0। ये इंप्लाइज z इक्वल टू 0 बेटर रहेगा, उसको बॉक्स कर लो। हाँ, स्मॉल z ही होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा ये वाला। नेक्स्ट लिखो इक्वेशन ऑफ yz प्लेन स्लैश दूसरा नाम x प्लेन
implies क्या होगा, x equal to 0, small x equal to 0. Next, equation of zx plane slash y plane implies y equal to 0. समझ में आया? इतना ही थ्योरी था, एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लो, कुछ अगर डाउट है तो पूछो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें. स्टार्ट करूं, देखो पॉइंट इज ऑन अ पॉइंट, हाँ क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, फुल स्टॉप. व्हाट आर इट्स y and z coordinates? What are its y and z coordinates? आंसर में लिखो 0,0. इसको ब्रैकेट वगैरह में मत डालना, सिंपली 0,0 बस. नेक्स्ट लिखो, नेम द octants in which the following points lie. Name the octants in which the following points lie. Number 1, 1,2,3. नंबर 1, 1,2,3 ये पॉइंट्स ब्रैकेट में होगा, ठीक है. इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो O X Y Z, ये इसका आंसर होगा, O X Y Z. रोमन 2 में लिखो -4, 2, -5, इसमें लिखो O X डैश Y Z डैश, ठीक है. नेक्स्ट लिखूं -3, -1, 6, इसमें लिखो O X डैश Y डैश Z. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P ब्रैकेट के अंदर में -1, 3, -4 and Q 1, -3, -4. Q 1, -3, -4. इसको एक बार बोर्ड पर देख लो, पहला स्टेटमेंट खाली देख लो, फिर कॉपी कर लेना. PQ इज इक्वल टू, सोच क्या करने का इच्छा है, Q माइनस P करोगे कि P माइनस Q करोगे, जो इच्छा है दोनों ही करेक्ट है. अगर Q माइनस P करते हो तो 1 -1 क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर. नेक्स्ट +-3, ये भी -3 का होल स्क्वायर, और वो वाला हो जाएगा +-4 +4 का होल स्क्वायर. सॉल्व करने पे अब कॉपी कर लो, √2 का होल स्क्वायर +-6 का होल स्क्वायर +0 का होल स्क्वायर, √4 + 36, दिस इज इक्वल टू √40, दिस इज इक्वल टू 2√10. हो गया सबका. इसमें यूनिट्स भी लिख दो कि डिस्टेंस है. नेक्स्ट लिखो, शो दैट द पॉइंट्स A ब्रैकेट के अंदर में -2, 3, 5, B ब्रैकेट के अंदर में 1, 2, 3 एंड C ब्रैकेट के अंदर में 7, 0, -1 आर कोलिनियर. C 7, 0, -1 आर कोलिनियर. इसमें एक हिंट लिख लो, उसे घर पे खुद से कर लेना. लिखो फाइंड AB, BC, AC, और इसके बाद क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं कि AB + BC = AC आएगा, कोई भी दो को जोड़ के तीसरे के बराबर आना चाहिए, वो याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शो दैट द पॉइंट्स A ब्रैकेट के अंदर में -1, 2, 1, B ब्रैकेट के अंदर में 1, -2, 5 एंड C ब्रैकेट के अंदर में 4, -7, 8, ऑल्सो D ब्रैकेट के अंदर में 2, -3, 4. ABCD 4 पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ, ध्यान से कॉपी करें, और C दिया और बोर्ड पे देखो. हो गया, लिखो
आगे लिखना आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो इसका करने का दो तरीका है, एक फालतू है एक बहुत अच्छा है। फालतू तरीका ये है कि जैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, एक दूसरे से इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप आराम से पहले ए बी निकालो और फिर निकालना सी डी, उसके बाद में क्या निकालोगे, मतलब चारों निकाल लो, वैसे तो ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लो, फिर आप देखोगे कि दो दो के जोड़े में सब बराबर आ रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा है। ऑन कॉन्ट्ररी दूसरा एक तरीका और था कि डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो पैरेललोग्राम के केस में सेम होता है, तो अपन मन में ऐसा करें कि डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालें और दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट अगर सेम आ रहा है तो वहां से कंक्लूड कर लेंगे कि ये निश्चित क्या रहा होगा, पैरेललोग्राम। आया बात समझ, लिखो हियर मिड पॉइंट ऑफ AC, हियर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू, जरा एक बार बोर्ड पर देखो, अगर A ये है और C ये है तो AC का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, -1 + 4/2, 2 - 7/2, 1 + 8/2, लिखो इज इक्वल टू -1 + 4/2, 2 - 7/2, 1 + 8/2, ये पूरा एक सिंगल पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला के होगा, इज इक्वल टू, सोचो कितना आएगा, 3/2 - 5/2 और फाइनली 9/2। और सिमिलरली निकालो नीचे, ऐसे इसको कुछ मार्क कर लो, इक्वेशन 1, फिर नीचे निकालो मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू, निकालो तो खुद से देखो कितना आ रहा है, सेम ही आना चाहिए, 3/2 - 5/2 और 9/2। इक्वेशन 2 नीचे लिखो, फ्रॉम 1 and 2 मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। नीचे लिखना hence ABCD will represent a parallelogram, hence ABCD will represent a parallelogram। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नीचे लिखो फाइंड द coordinates of the point which divides the line segment joining the points P ब्रैकेट के अंदर में -2, 3, 5, P ब्रैकेट के अंदर -2, 3, 5 एंड Q 1, -4, 6 in the ratio Roman 1 2:3 internally and Roman 2 2:3 externally। देखो यहाँ बोर्ड पर देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करवाऊंगा नहीं, बस डायग्राम बनवा के छोड़ देता हूँ। तो P का कोऑर्डिनेट देखो क्या दिया है, -2, 3, 5 और Q का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1, -4, 6 -2, 3, 5 और यहाँ का 1, -4, 6। इस केस में सपोज करो ये R पॉइंट आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है और कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका, x, y, z, और यहाँ पे भी वही हालत है, x, y, z। यहाँ पे सिंस इंटरनल डिवीजन मेंशन किया हुआ है इसीलिए रेशियो क्या पकड़ के चलेंगे, 2:3। वहाँ एक्सटर्नल बोला हुआ तो रेशियो क्या पकड़ेंगे, 2:-3। यहाँ से x निकालने का तरीका 2 into दूर और 3 into भी दूर, x सॉल्व करें तो x इन्वॉल्व होगा, कहो क्या होना चाहिए, 2 into 1 + 3 into -2 डिवाइडेड बाई 2 + 3। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली y में आएगा एंड सिमिलरली z में आएगा। इसका x बताओ तो, 2 into तो 1 ही रहेगा, -3 into -2। अच्छा यहाँ पे ना देखो ये जो -3 दिखाई दे रहा है, जो उसमें 2 माइनस मत दे देना, ऐसा मत कर लेना, तो फिर क्या है कि वो मिला के प्लस ही हो जाएगा। बात आया समझ, ये जो माइनस है ये बीच में एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे बनेगा -3 into this।
ठीक है, और नीचे क्या बनेगा सोचो, 2 माइनस 3, सिमिलरली y एंड सिमिलरली z। फटाफट इसको कॉपी कर लो। फाइंड द रेशियो in which yz plane divides the line segment formed by joining the points P ब्रैकेट के अंदर में 2, 3, 4 एंड Q -3, 5, -4, -3, 5, -4 फुल स्टॉप। also find the point of intersection ठीक है, एक बार मेरी तरफ देखो, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मेंशन करके दिया हुआ है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P का कोऑर्डिनेट बोलो तो क्या दिया हुआ है, 2, 3, 4, और Q का, वेरी गुड। ये सपोज करो PQ को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है, और इसको अगर सपोज करो कि YZ प्लेन कट करता है तो इनका जो मीटिंग जंक्शन होगा वो पॉइंट होगा, लाइन होगा, प्लेन होगा, क्या होगा, वो पॉइंट ही होना चाहिए। मतलब एक अपने पास में दिखा कॉपी में बंद करके, एक सपोज करो अपने पास में प्लेन है और एक सपोज करो अपने पास में लाइन है। अब लाइन ऐसा नहीं कि यहाँ के अटक जाएगा, वो इसके नीचे से पार हो जाएगा, ठीक है। तो जो लाइन और प्लेन का जो मीटिंग जंक्शन है ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट, क्लियर है। और ये पॉइंट खास पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी है और यही पॉइंट इस प्लेन पे भी है, बात आया समझ लो। तो ये जो लाइन है अगर इसको सही में YZ प्लेन काट रहा है कहीं पे, तो वो कोई ना कोई एक पॉइंट पे काट रहा होगा इसको, और ये पॉइंट का खासियत है कि ये पॉइंट PQ पे भी है और ये पॉइंट YZ प्लेन पे भी है, बात आ रहा है समझ। अब ये पॉइंट अगर PQ पे भी है और YZ प्लेन पे भी है, तो मेरा मन था कि मैं इसको पकड़ता x, y, z, लेकिन YZ प्लेन पे होने की वजह से x कोऑर्डिनेट निश्चित इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आया आप लोग को, क्लियर है पूरा का पूरा। अब हमसे पूछा है कि पहले ये पता करो कि इसका रेशियो क्या होगा, और फिर हमसे पूछा है कि बताओ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। रेशियो खोजने के लिए आप लोग क्लास 10 को याद करो, ऐसे सिचुएशन में क्या करते थे आप लोग, K:1 पकड़ लेते थे, और K:1 पकड़ने के अंदर सॉल्विंग का तरीका ये होता था कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट में से आप देखो कि कौन से चीज का आपको तीनों जंक्शन मालूम है। x का मालूम है तो x पे लगा लो सेक्शन फॉर्मूला, वहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, और k मिलने के अंदर YZ पे फिर से सेक्शन फॉर्मूला, YZ इंडिविजुअली निकल जाएगा। हाँ बताता हूँ, देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का खासियत है, ये पॉइंट कोई ऐरा गैरा पॉइंट नहीं है। ये अगर रैंडम पॉइंट होता तो इसको अपन x, y, z पकड़ते, लेकिन ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को YZ प्लेन काट रहा हो। अब YZ प्लेन के ऊपर जो भी कोई पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि वो YZ प्लेन पे है। अरे YZ प्लेन को याद कर, कहाँ खो गया तो, ये y ये z, यहाँ जाना चाहता तो x पे चलेगा क्या, तो y x कितना आएगा उसको, बस ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फॉर x कोऑर्डिनेट अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो तो आपको मिलेगा 0 = k × -3 + 1 × 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो -3k + 2 = 0, सो 2 = 3k, सो k = 2/3। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो 2:3। अब इसके अंदर y पे सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, अब आपको रेशियो मालूम है तो y मिल जाएगा, z पे भी सेक्शन फॉर्मूला लगा लो तो आगे आपको z मिल जाएगा, और YZ मिल गया मतलब पूरा का पूरा पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। लिखो ये डायग्राम बना लो, एक ही तो डायग्राम है बोर्ड पे हो गया। नीचे लिखो फॉर x कोऑर्डिनेट, चैप्टर आज ही खत्म होना है बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज ही चैप्टर भी खत्म होगा। लिखो फॉर x कोऑर्डिनेट अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला
applying section formula we get, ये कॉपी करो फटाफट, ये वाला हिस्सा नहीं वाई जेड में बता रहा हूं, ये हो गया सबका। नीचे लिखो नाउ फॉर वाई कोऑर्डिनेट, नाउ फॉर वाई कोऑर्डिनेट लिखो y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो ये आपको देगा 19/5। नेक्स्ट लिखो फॉर, एक सेकेंड रुको, ओहो गड़बड़ा गया, 3 इंटू 3 होगा, नहीं वो लिखते समय गलती हो गई, ये 2:3 था, मैंने 1 को देख लिया। देखो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 होगा वो, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3। और नेक्स्ट लिखना फॉर z कोऑर्डिनेट, फॉर z कोऑर्डिनेट इसमें लिखो 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 4 बाई 2 प्लस 3, 3 इंटू 4, हाँ, तो ये हो जाएगा आपके लिए 4/5। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख दो नीचे एक लाइन, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी लिखना 0, 19/5, 4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट a ब्रैकेट के अंदर में 2 -3 4, b ब्रैकेट के अंदर में -1 2 1, c ब्रैकेट के अंदर में 0 1/3 2, r ए बी सी ये पॉइंट्स है, आर कोलिनियर, ठीक है। अच्छा एक बार मेरी तरफ देखो, अगर सिंपली सवाल ये आता कि शो दैट ए कमा बी कमा सी आर कोलिनियर, तो बेस्ट अप्रोच आपके लिए ये होता कि शांति से ए बी निकालो, ए बी के बाद में बी सी निकालो और ए सी निकालो, और आप देखोगे किसी दो को जोड़ के तीसरा वाला आ रहा हो, तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि ये कोलिनियर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया है कि सेक्शन फॉर्मूला की यूसेज के बाद ही आप इसको कोलिनियर शो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो करने का काम क्या होता है कि आप रैंडमली मन में ऐसा मान लो कि ए बी सी तीनों का तीनों एक ही लाइन पे रहा होगा, ठीक है। और ये मानने के बाद में आप क्या करो कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट मान के इसको k/1 मान लो। और k का वैल्यू सिंस यहाँ पे आप x y z का तीनों कोऑर्डिनेट जानते हैं, तो आप k का वैल्यू निकालिए, एक बार x के हेल्प से, एक बार y के हेल्प से और एक बार z के हेल्प से। अगर तीनों के हेल्प से सेम k का वैल्यू आता है तो हम कहेंगे कि ठीक है ये लोग कोलिनियर है। और अगर तीनों के हेल्प से सेम k का वैल्यू नहीं आता, मान लो कि x और y से कोई k का वैल्यू आ रहा है, सपोज करो कि 4:5 आ रहा है, लेकिन z के टाइम पे वो 4:5 की जगह हो गया 5:7, कुछ और हो गया, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि ये लोग कोलिनियर नहीं है, ठीक है। करो तो उसको फटाफट, ये डायग्राम बना लो, ABC का वैल्यू पुट करो और तीनों से k का वैल्यू निकालो, तो फटाफट देखो सेम आ रहा है कि नहीं। अब घर पे कर लेना जिन लोगों का नहीं हुआ, तीनों केस में -3 आना चाहिए और कोलिनियर होगा ही। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, हाँ फाइंड, नहीं बस फ्रॉम 1 2 3 तीनों को मार्क कर लेना, फ्रॉम 1 2 3 दे आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राइसेक्शन, find the point of trisection of the line segment joining the points P 4,2,6 and Q P 4,2,6 Q 10, -16,6 P 4,2,6 and Q 10, -16,6। एक बार बोर्ड की तरफ देखो,
पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के नाम पे एक पॉइंट आएगा कि दो पॉइंट आएगा? दो आना चाहिए। ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट, और तीन इक्वल पार्ट करने के लिए आपको दो पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। सपोज करो कि एक का नाम आर है और एक का नाम एस है। अब अगर अपन सोचें कि पी आर इज टू आर क्यू कितना होना चाहिए? 1:2 की 1:3? देखो एक 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 तीनों का अगर सोचोगे तो तीनों बराबर है आपस में। अगर आप ऊपर पी आर ले तो मतलब एक हिस्सा ले रहे हो, और नीचे आर क्यू लेने का मतलब दो हिस्सा ले रहे हो, तो ये हो जाएगा 1:2। एंड सिमिलरली अगर पी एस बाई एस क्यू सोचोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2:1। तो आर के लिए ये रेशियो यूज करके सेक्शन फॉर्मूला लगाओ एक्स वाई जेड का, और एस के लिए ये रेशियो यूज करके सेक्शन फॉर्मूला लगाओ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो, पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं दो डायग्राम बनवा देता हूँ। नहीं अभी नहीं कर, घर पे पहले ये डायग्राम और इसके नीचे दो डायग्राम और बनाओ। एक बना लो सिर्फ आर के लिए, तो अंडरस्टूड रहेगा कि आर निकालने का तरीका क्या होगा, 1:2। एंड दूसरा डायग्राम एस के लिए ये हो जाएगा 2:1। आपके लिए पी और क्यू कंप्लीटली नोन है, एस आपके लिए अननोन है, और आर आपके लिए अननोन है। आर निकालते समय आर को एक बार एक्स वाई जेड पकड़ लेना, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना, और एस के टाइम पे एस को एक्स वाई जेड और सेक्शन फॉर्मूला। आंसर लिख लो इसका। आर के लिए आर का आंसर आएगा 6 - 4 2, 6, -4, -2, 2 नहीं -2। एंड एस का आंसर आएगा 8, -10, -2, 8, -10, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो मैं लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान से मिला लो। एक आंसर आना चाहिए 6 - 4 -2, और दूसरा आना चाहिए 8 - 10, 2। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ set of points which are equidistant from the points A ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3 एंड B ब्रैकेट के अंदर में 3 2 -1 एंड B ब्रैकेट के अंदर में 3 2 -1। लिखो इसमें, let the required set of points be P ब्रैकेट के अंदर में x, y, z, P x, y, z। फिर नीचे लिखो दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA is equal to PB, PA is equal to PB। यहाँ बोर्ड पर देखो, दिस एम्प्लाइज √/x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √/x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z +1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक बार पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, फिर आपको मिलेगा x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z +1 का होल स्क्वायर। देखो y -2 का होल स्क्वायर दोनों साइड से डायरेक्टली कट जाएगा, बाकी चीज़ों को एक्सपेंड कर लो। x -1 वाले से मिलेगा x² -2x + 1, z -3 वाले से मिलेगा z² -6z + 9 इज इक्वल टू x² -6x + 9, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस z² + 2z + 1। z² x² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब सारा x वगैरह और z वगैरह को एक साथ रखने का ट्राई करो, तो 6x इस साइड ये हो जाएगा 4x, फिर 2z इस साइड ये हो जाएगा -4z, और 9 तो डायरेक्टली कट रहा है, 1 भी डायरेक्टली कट रहा है क्या, -8z। अच्छा हाँ, -8z,
1 1 और 9 9 डायरेक्टली कट जाएगा, तो इक्वल टू आपको डायरेक्टली मिलेगा 0. दिस एम्प्लाइज 4x इक्वल टू 8z. दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 2z. फटाफट कॉपी करना. पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ पॉइंट्स है. ये एक इक्वेशन आएगा, ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा. नेक्स्ट लिखूं, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स whose sum of distances from A 400 and B -400 is 10. ठीक है. अच्छा, पिछले क्वेश्चन को ना एक बार देखो थोड़ा सा, मैं आप लोग इसका हल्का सा मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे आपसे पूछा गया कि ए और बी से जो पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होगा उसका कलेक्शन बताओ. अब एक बात सोचो कि ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट एक्चुअल में कितना पॉइंट होना चाहिए? एक की इनफाइनाइट. सुनो, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हमेशा हमारे दिमाग में, एक्चुअली कहने कि दिमाग छोटा है हम लोग का, तो हम लोग मिड पॉइंट ही सोच के अटक जाते हैं. बट ऐसा सोचो यहाँ पे भी जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना भी पॉइंट ले लो, आपको लगता है कि ये सारा पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा दोनों से? तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक मिड पॉइंट हो. इसीलिए हम लोग को आंसर जो मिला x इक्वल टू 2z, वो एक प्रकार से एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. कोई एक पॉइंट या दो पॉइंट का बात नहीं है. यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट आएगा, और जिस कर्व पे या जिस लाइन पे वो इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेगा उसी का इक्वेशन है वो वाला. बात आया समझ? गिवन रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करने वाला एक पॉइंट या दो पॉइंट नहीं होगा. अगर एक पॉइंट या दो पॉइंट होता तो सॉल्व करने पे हमको सिर्फ पॉइंट मिलता. लेकिन यहाँ पे क्या है कि गिवन रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करने वाला इनफाइनाइट पॉइंट है, और सॉल्व करके हमको उस इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन वाला इक्वेशन मिला है पूरा का पूरा. समझ में आया? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो तो आप लोग क्या दिया है. फाइंड द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स सच दैट सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A 400 एंड B -400 इज 10. ये दिया हुआ है ना. इस बार भी पॉइंट को क्या मानोगे आप लोग? Px, y, z मान लो. अब Px, y, z मानने के बाद में पिछले बार जैसे क्वेश्चन बोल रहा था कि PA इक्वल टू PB, इस बार क्या बोल रहा है? इस बार क्वेश्चन आपको बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA प्लस PB इज इक्वल टू 10 होना चाहिए. अब नियम से PA क्या होगा? रूट ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर. ध्यान से 2 मिनट बोर्ड पर देखते रहना. प्लस रूट ओवर PB के जगह पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है हमको. अब हमको अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स चाहिए, मतलब एक प्रकार से इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन निकालने का तरीका है कि रूट वगैरह को यहाँ से एलिमिनेट करने का ट्राई करो. रूट एलिमिनेशन के लिए क्या सोचते हो? यही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें कि कुछ चेंजेस करें? चेंजेस करना चाहिए. मतलब जब भी आपको दो रूट साइमल्टेनियसली एडेड या सब्ट्रैक्टेड एक साइड मिले, कभी भी यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड मत करना. सिचुएशन सुधरने की जगह और बिगड़ जाता है. अपन क्या करें कि एक टर्म को उस साइड ले जाए, तो हमको मिलेगा देखो रूट ओवर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस रूट ओवर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है. यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड यूज कर लो तो आपको मिल जाएगा देखो क्या, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ से सिर्फ रूट हटेगा. यहाँ पे लेकिन एक्चुअली बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यह आपको देगा 100 प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर. हाँ 100 देगा, एक 0 और आएगा. 100 प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स ऑफ रूट ओवर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. देखो ये समझ में आया कि नहीं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब यहाँ से सोचो कटेगा क्या? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डायरेक्टली कट जाएगा. अच्छा, इसको अगर फोड़ दें तो 100
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 20 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस तरफ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और 16 दोबारा कट गया। ठीक है, अब सोचो क्या क्या बचा हुआ है आपके पास में, 8x है, वो भी 8x है और 100 है। ऐसा करते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं और रूट वाले चीज को इधर ले आते हैं। सोचो क्या हो जाएगा उससे, लेफ्ट में अपने को मिलेगा शायद 20 रूट ओवर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ आपको मिल जाएगा देखो 100 प्लस 16x। अच्छा, कोई नंबर से क्या ये लोग रिड्यूस होगा स्क्वायर करने के पहले, 4 से रिड्यूस होगा शायद, क्या हो जाएगा यहाँ पे सोचो, 5 रूट ओवर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 4x। अब यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार और कर लो, सोचो क्या मिलेगा, 25 यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200। कॉपी कर लो आप लोग, बस खोलना है, x भी आएगा। कॉपी थोड़ा तेजी से करना, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ज़्यादा बड़ा बड़ा छोटा छोटा ही, 3 ही होना चाहिए। इसको ना एक स्टेप फर्दर आप लोग मैनिपुलेट घर पे कर लेना, मतलब सब चीज़ को एक साथ ले आना, देखना जो जिससे रिड्यूस हो रहा है।